Hello students, class 10 social science sub-subject economics. In the previous class we have seen the topic division of sectors as organized and unorganized sectors. Today we will start a new topic, important topic, how to protect workers in the unorganized sectors. Let us see how to protect workers in the unorganized sectors. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं हम. द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उसमें अत्यधिक मांग होने पर ही एम्प्लॉयमेंट जो है दिया जाता है, ऑफर किया जाता है. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उसमें मांग होने पर ही कर्मचारियों को लगाया जाता है. बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली. लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है. यानी इसमें जो एक्सपेंडिंग हो रहा है वो स्लोली हो रहा है. इट इज आल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. और ये भी पाया जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के रूप में काम करते हैं. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो आजकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के रूप में भी काम कर रहे हैं. दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटेजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स. वो ऐसी स्ट्रेटेजी किस लिए अपना रहे हैं? एक तो टैक्स से बचने के लिए. ये जो स्ट्रेटेजीज जो एडॉप्ट कर रहे हैं उसका कारण यह है कि एक तो जो टैक्सेस है वो, और दूसरा जो लेबर है, लेबर को संरक्षण प्रदान करने वाले जो नियम है उनसे बचने के लिए वो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं. एज ए रिजल्ट, परिणामतः a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs. तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत सारे लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने के लिए जो है बाध्य हुए हैं, फोर्स्ड हुए हैं. विच पे अ वेरी लो सैलरी, जहाँ पर उनको कम भुगतान किया जाता है, उनको सैलरी कम दी जाती है. दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, वहाँ पर उनका शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेड किए जाते हैं. एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेज, और उनको जो मजदूरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है. देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर, और उनकी जो अर्निंग्स होती है वो बहुत कम होती है, और इसके अलावा नियमित भी नहीं होती है. उनकी जो अर्निंग्स है वो लो है एंड रेगुलर नहीं है. These jobs are not secure. इस सेक्टर्स में जॉब सिक्योर नहीं है एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स. और जिस प्रकार के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉय को मिलते हैं उस प्रकार के बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अवेलेबल नहीं करवाए जाते हैं. सिंस द 1990s, 1990 में इट इज़ आल्सो कॉमन टू सी, ये देखा गया है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉसिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. 1990 में ये भी देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उसके बहुत सारे जो लेबर है वो अपना एम्प्लॉयमेंट लॉस करते जा रहे हैं, यानी खोते जा रहे हैं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो अपना रुख कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इनके लिए एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है वो कम होते जा रहे हैं.
These workers are forced to take up jobs in the unorganized sectors with low earnings. ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए फोर्स है, विवश है। Hence, इसलिए besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sectors. इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में और अधिक एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत के अलावा लेबर की संरक्षण और हेल्प की आवश्यकता है। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लेबर आ रहे हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्शन की नीड है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो इधर रुक कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। हु आर these vulnerable people who need protection, यानी ये लोग कौन है, ये vulnerable people कौन है, ये लाचार लोग कौन है जिनको प्रोटेक्शन की नीड है। तो हम देखते हैं कौन कौन ऐसे पीपल है जिनको प्रोटेक्शन की नीड है इन द रूरल एरियाज। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans. Artisans में आपके weavers है, blacksmiths है, carpenters है and goldsmiths है। तो रूरल एरियाज में आपके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, तो एक तो है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी जिनके पास में भूमि नहीं है, भूमिहीन श्रमिक। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जो छोटे लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर करते हैं या जिनके पास में जो लैंड है वो एनफ नहीं है, वो इसमें आएंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसके अलावा शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिजन्स, ये भी इसमें आते हैं। आर्टिजन्स में आपके वीवर्स है, बुनकर, ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं, कारपेंटर्स यानी जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, सुथार होते हैं कारपेंटर्स, एंड गोल्ड स्मिथ यानी जो सुनार वगैरह है, वो इस श्रेणी में आएंगे जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 80% रूरल फैमिलीज छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। जो 80% जो रूरल हाउस होल्ड्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. तो इस प्रकार के जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो कैटेगरीज है उनको क्या चाहिए, उनको किस प्रकार की सुविधा हम दे सकते हैं, तो इन किसानों को समय पर जो है बीज मिल सके, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स की जो डिलीवरी है वो समय से हो सके। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इनपुट्स यानी कृषि उपकरण, जो भी कृषि में काम आने वाले जो भी इक्विपमेंट्स है, इनपुट्स है, वो उनको अगर मिल जाए, क्रेडिट अगर उनको मिल जाए, क्रेडिट का मतलब यहाँ जो लोन साख वगैरह है वो उनको अगर समय पर मिलती है तो वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज़, इसके अलावा पर्याप्त जो भंडारण की सुविधा है, उनकी सुविधा उनको अगर मिल जाए तो ये प्रोग्रेस कर सकते हैं। मार्केटिंग आउटलेट्स, इसके अलावा मार्केटिंग की जो अगर उनको सुविधा मिलती है, बाजार उनको उपलब्ध होते हैं जहाँ पर वो अपनी क्रॉप्स को सेल कर सके, तो इस प्रकार की जो है इनको नीड्स है।
ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो फार्मर्स काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन हो सके, तो इस प्रकार इनको ज़रूरत है। तो ये जो यहाँ से ये दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो ये आपके यहाँ इसको याद करना है। इन द अर्बन एरियाज, ये तो थी रूरल एरियाज की बात। अब हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं। इन द अर्बन एरियाज unorganized sectors comprise mainly of workers in small scale industries, casual workers in constructions, trade and transports, etc. तो अब शहरी क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो है, एक तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आते हैं। कैजुअल वर्कर्स आते हैं आपके। कैजुअल वर्क्स वही है, दैनिक मजदूरी के ऊपर काम करने वाले। इन कंस्ट्रक्शंस यानी निर्माण के कार्यों में लगे हुए दैनिक मजदूर। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में जो लेबर लगे हुए हैं उन पे जो काम कर रहे हैं और वो भी इसमें आएंगे। एंड दोज हु वर्क एज ए स्ट्रीट वेंडर्स, और इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में जो स्ट्रीट वेंडर्स है, सड़कों के ऊपर जो काम करने वाले हैं, सड़कों के ऊपर विक्रेता जो बेचने वाले जो है वो इसमें आएंगे। हेड लोड वर्कर्स, और एक हेड लोड वर्कर्स जो भारी बोझा उठाते हैं वो भी इसमें आएंगे। गारमेंट मेकर्स भी इसी में आएंगे। वस्त्र निर्माण करने वाले गारमेंट मेकर्स, रेग पिकर्स, और इसके अलावा जो कबाड़ वाले हैं वो भी जो है इसी में आएंगे। आपके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं इन अर्बन एरियाज में वो लेबर इसमें आएंगे। तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर procuring raw materials and marketing of आउटपुट। तो इसके अलावा जो लघु स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको भी रॉ मटेरियल्स की प्राप्ति के लिए और इसके अलावा प्रोडक्ट के विपणन के लिए, उनकी बिक्री के लिए उनको भी सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। उनको भी जो है गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। किसमें चाहिए? एक तो प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, उनको रॉ मटेरियल्स प्राप्त हो सके, एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट्स, और उनका जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग के लिए भी जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। इसके अलावा जो वर्कर्स रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वी आल्सो फाइंड, हम ये भी पाते हैं दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादा संख्या में जो SC, ST और OBC से जो बिलोंग करते हैं उनको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो इनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, ये श्रमिक जो है वो अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा और क्या करते हैं? दीज वर्कर्स आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस कर रहे हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सामाजिक भेदभाव। समाज के अंदर इनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो ये वर्कर्स जो है इरेगुलर एंड लो पेड के साथ साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी ये फेस कर रहे हैं, तो इनको भी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट की जरूरत है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो मजदूर है उनके लिए प्रोटेक्शन और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि हम उसको किस प्रकार प्रोटेक्शन दे सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर हम सेक्टर्स को किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो ओनरशिप के आधार पर सेक्टर्स को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है आपकी बोर्ड की क्लास में, तो ये भी हमको ध्यान से पढ़ना है। एक तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, उसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है वो सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर हम इसमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. आर्थिक गतिविधियों को सेक्टर्स में क्लासिफाई करने का एक अन्य तरीका और हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार माने जाने के ऊपर, जो एसेट्स है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके आधार पर हम इसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स की बात करते हैं हम। इन द पब्लिक सेक्टर्स द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर्स में अधिकांश एसेट्स के ऊपर गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है और सरकारी सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाती है। तो आपको ध्यान रखना है पब्लिक सेक्टर्स में जो है सारी जो एसेट्स होती है उनके ऊपर ऑन्स जो होता है, एसेट्स के जो मालिक होते हैं वो सरकार होती है और सारी जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड कौन करवाता है? गवर्नमेंट करवाती है। किस में करवाती है? पब्लिक सेक्टर्स में। पब्लिक सेक्टर्स में एसेट्स के जो मालिक होते हैं गवर्नमेंट होती है और सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। इसके विपरीत इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो एसेट्स होते हैं उनकी जो ओनरशिप होती है वो किसके हाथ में होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है या फिर कंपनीज के हाथ में हो सकती है। और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज यानी सर्विसेज उपलब्ध करवाना भी इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है, कंपनी के हाथ में होता है। तो ये दोनों में अंतर है पब्लिक सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में। पब्लिक सेक्टर्स में एसेट्स के जो ऑन्स होते हैं गवर्नमेंट होती है और जो सर्विसेज जो अवेलेबल प्रोवाइड करवाती है वो गवर्नमेंट करवाती है। और प्राइवेट सेक्टर्स में जो एसेट्स की जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट से ये होती है आपके इंडिविजुअल्स और कंपनीज। और इसके अलावा सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है या कंपनीज के हाथ में होता है। तो ये दोनों में अंतर है पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स। ये आपको ध्यान रखना है, जो पब्लिक सेक्टर्स के जो एग्जाम्पल है वो रेलवे है और पोस्ट ऑफिस है। वेरियस कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ऑन्ड। और प्राइवेट सेक्टर्स के जो एग्जाम्पल है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, टिस्को। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था आपके, अभी जो एग्जाम हुआ लेटेस्ट उसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स का एग्जाम्पल पूछा गया था उसमें तो आपको भी ध्यान रखना है टिस्को। टिस्को जो है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, टिस्को एंड RIL। आगे हम देखते हैं एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। यानी जो भी एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर्स में की जाती है सारा ध्यान अर्न प्रॉफिट्स के ऊपर होता है। यानी सारा उनका जो ध्यान होता है लाभ अर्जित करने का होता है। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं
वो प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. और इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को भुगतान करना पड़ता है। अगर हम प्राइवेट सर्विसेज की जो भी सेवाएं हम लेना चाहते हैं तो हमको उसके बदले में इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को पे करना पड़ता है। ये अंतर है पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में। तो प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी सर्विसेज है, अगर हम उन सेवाओं को लेना चाहते हैं तो हमको भुगतान करना पड़ेगा। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर्स है उनका उद्देश्य प्रॉफिट्स कमाना नहीं होता है। उनका जो उद्देश्य होता है, जो पर्पज होता है, वो केवल लाभ कमाना नहीं होता है। ये अंतर है इसमें। जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स। जबकि जो पब्लिक सेक्टर्स है उनका जो मोटिव है वो नहीं है, नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कमाना नहीं है। गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। सरकार सर्विसेज के ऊपर किए गए व्यय की भरपाई किससे करती है? टैक्स से करती है या फिर अन्य तरीकों से करती है। यानी गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज अवेलेबल करवाती है उसका भुगतान वो हमसे टैक्स लेकर या फिर अन्य तरीकों से वो इसकी भरपाई करती है। मॉडर्न डेज, आधुनिक दिनों में, गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। सरकार सभी तरह की एक्टिविटीज पर व्यय करती है। अभी अगर वर्तमान का देखें हम तो सारी जो रेंज है एक्टिविटीज की उसके ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड करती है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? ये गतिविधियां क्या है? यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनके ऊपर गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है मनी को। व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज? गवर्नमेंट इस प्रकार की एक्टिविटीज पर स्पेंड क्यों करती है? लेट्स फाइंड आउट। ये हम देखते हैं, ज्ञात करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर व्यय क्यों करती है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। इसका कारण ये है कि निजी जो क्षेत्रक है, यानी कई इस प्रकार की सेवरल थिंग्स है जिनकी समाज में आवश्यकता होती है। समाज के जो मेंबर्स है उनको इस प्रकार की सेवरल थिंग्स की आवश्यकता होती है, वो प्राइवेट सेक्टर्स जो है प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। इसलिए गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर्स इस प्रकार की सर्विसेज हमें अवेलेबल करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा, तो वो हमसे ज़्यादा पैसा वसूल करेगा। तो इसका रीजंस यही है कि देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। यानी कई ऐसी चीज़ें होती है जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, लेकिन जिन्हें प्राइवेट सेक्टर जो है उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसी कारण इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है जिनके ऊपर गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है, मनी स्पेंड करना पड़ता है। इसका रीजंस यही है कि समाज के जो मेंबर्स होते हैं उनको कई प्रकार की चीज़ें चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो उचित कीमत पर इस प्रकार की सर्विसेज जो है प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगर करवाएंगे तो वो ऊंची कीमत लेंगे। इस कारण गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटीज़ है कि वो इस प्रकार की पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर मनी को स्पेंड करें। वाई? क्यों? तो some of these needs spending large sums of money, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, जो प्राइवेट सेक्टर्स के कंट्रोल में नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए गवर्नमेंट को जो है मनी को स्पेंड करना पड़ता है विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है जो निजी सेक्टर्स की क्षमता से
जो है बाहर है, उनकी वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए गवर्नमेंट को इस प्रकार की फैसिलिटीज़ के ऊपर उसको स्पेंड करना पड़ता है. आल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दीज फैसिलिटीज इज नॉट ईजी. और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, उनसे मनी कलेक्ट करना भी आसान नहीं है. तो इस प्रकार का ये रीजंस है जिसके कारण जो है इस प्रकार की फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है. Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use. परंतु यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूल करते हैं. अगर प्राइवेट सेक्टर्स जो है इस प्रकार की सेवाएं अवेलेबल करवाएगा तो वो इसकी जो है जो जो चार्ज होगा उसका हाई होगा. एग्जाम्पल्स are constructions of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे सड़कों का निर्माण कराना, ब्रिजेज का निर्माण कराना, रेलवेज का निर्माण और हर्बर्स. हर्बर्स आप जानते ही हो, जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं. इसके अलावा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करना आदि इस प्रकार के जो है कार्य है जिसके ऊपर बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और वो प्राइवेट सेक्टर्स जो है खर्च करना उसकी कैपेसिटी से बाहर है. Thus, governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे भारी जो व्यय है उसका खर्चा वो स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इस प्रकार की फैसिलिटीज़ को वो इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है. There are some activities which the government has to support. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. और निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर्स है उन प्रोडक्शंस को या उन व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख पाते हैं जब तक कि सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है, एनकरेज नहीं करती है गवर्नमेंट, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर्स की जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उत्पादन मूल्य के ऊपर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है. जो 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 ये रेट है बिजली उत्पादन करने की जो लागत है वो बहुत अधिक आती है. तो यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वो ज़्यादा आती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसलिए इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स, मैनी यूनिट्स है जिसमें स्मॉल स्केल यूनिट्स है, लघु निर्माण इकाइयाँ हैं, माइट हैव टू शट डाउन. अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो उनको शट डाउन करना पड़ता है, उनकी लागत बहुत आती है, इसलिए इस प्रकार की जो यूनिट्स है बंद हो जाती है, उनको बंद करना पड़ता है. गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड. तो अनेक इकाइयाँ जो स्मॉल यूनिट्स है यहाँ पर गवर्नमेंट उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए स्टेप्स उठाती है जिस पर ये इंडस्ट्रीज़ जो है बिजली खरीद सकते हैं. तो गवर्नमेंट को जो है स्टेप्स उठाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वो बिजली को खरीद सके. गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट. सरकार लागत का कुछ अंश जो है वो वहन करती है. सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस. इसी प्रकार से गवर्नमेंट जो है भारत में गेहूं चावल जो है फार्मर्स से खरीदती है. जो एमएसपी जो होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है
फार्मर्स से गेहूं और चावल खरीदती है। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन एंड सेल एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप्स। और फार्मर्स से जो व्हीट और राइस खरीदा जाता है उसको स्टोर किया जाता है गोडाउन में, और फिर लोअर प्राइस के ऊपर उसको बेचा जाता है कंज्यूमर्स को एट राशन शॉप्स, राशन की दुकान पर उसको बेचा जाता है। यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9। क्लास 9 में आप जो फूड सिक्योरिटी जो चैप्टर्स था उसमें आप इसके बारे में जो है पढ़ चुके हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। गवर्नमेंट जो है कुछ भाग जो होता है लागत का वो बियर करती है, वहन करती है। इन दिस वे, इस प्रकार द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इस प्रकार गवर्नमेंट जो है सपोर्ट्स करती है बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को सपोर्ट करती है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट को व्यय करना चाहिए, आवश्यकता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। और इसके अलावा जो है सभी के लिए स्वास्थ्य एजुकेशन सुविधाएं उपलब्ध कराना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इशू इन द फर्स्ट चैप्टर। इनमें से जो इशू है हमारे एजुकेशन हेल्थ के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये हमने पहले इन गतिविधियों के ऊपर विचार किया है। तो रनिंग प्रॉपर स्कूल्स and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि जो पार्टिकुलरली जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सबको अवेलेबल हो, सबको प्रोवाइड करवाना, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा रनिंग प्रॉपर स्कूल्स को जो है रनिंग करवाना, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है सबको अवेलेबल करवाना, ये भी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम निरक्षरों की संख्या की बात करें, इलिटरेट पॉपुलेशन की बात करें, तो भारत में ये सबसे ज़्यादा है। इलिटरेट पॉपुलेशन, निरक्षर जनसंख्या हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली इसी प्रकार से we know, हम जानते हैं that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill। ये हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे जो है वो malnourished यानी जो कुपोषण के शिकार है, और इसके अलावा उनमें से भी एक चौथाई जो है वो गंभीर रूप से बीमार है, क्रिटिकली इल है वो। इनमें से भी जो कुपोषित बच्चे हैं उनमें से भी जो एक चौथाई बच्चे हैं वो क्रिटिकली इल है। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स। तो हमने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में पढ़ा है 9th क्लास में। मृत्यु दर के बारे में हमने पढ़ा था। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ उड़ीसा और मध्य प्रदेश इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के जो रीजन्स है, पुअरेस्ट रीजन्स है, उनमें जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में ये 45 है और मध्य प्रदेश में 47 है। यानी 1000 पीपल के ऊपर जो मरने वाले जो बच्चे होते हैं उसको हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो उड़ीसा और मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। वर्ल्ड के कुछ रीजन्स है, पुअरेस्ट रीजन्स, उनमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके अलावा सरकार को भी मानव विकास के जो पक्ष है जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और इसके अलावा निर्धनों के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़,
और इसके अलावा भोजन पोषण के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को जो है इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको अवेलेबल हो, इस प्रकार इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर पुअर के लिए जो मकान निर्माण वगैरह हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल करवाना। फूड एंड न्यूट्रिशन पोषण के ऊपर भोजन के ऊपर ध्यान देने की भी जो है ज़रूरत है। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अलावा ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी कर्तव्य है, ये भी ड्यूटीज़ है कि वो बजट बढ़ाकर जो निर्धन व्यक्ति है और देश के जो पूर्णतया अपेक्षित रीजन्स है, इग्नोर रीजन्स है, वहाँ पर भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है उनकी देखभाल करे, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ा था, और गवर्नमेंट्स की क्या ड्यूटीज़ है, गवर्नमेंट्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हमने इस चैप्टर में देखा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारा चैप्टर था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उसको हम प्रोटेक्शन किस प्रकार हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये हमने देखा। तो इससे भी आपके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि जो पब्लिक सेक्टर्स है, जो प्राइवेट सेक्टर्स है, उसमें हम क्लासिफिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।